मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर कवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। इनकी दो कविताएं हमें पढ़नी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय से यानी स्वयं अध्ययन करके। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अनवरत अर्थात निरंतर संघर्ष किया। उनका जो पारिवारिक जीवन था वो भी बहुत अधिक दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। जिस तरह से इस समय ये कोविड महामारी फैली हुई है, उनके समय में अब से लगभग 100 वर्ष पहले 1920 में एक स्पेनिश फ्लू फैला था भारत में, जिससे माना जाता है लगभग 2.5 करोड़ लोग जो थे वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो उनमें निराला का परिवार भी था। उनका पूरा परिवार जो था वो स्पेनिश फ्लू की भेंट चढ़ गया था। तो इस तरह से वो अकेले रह गए थे। तो अकेले उन्होंने सारा जीवन व्यतीत किया। तो उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सभी जो थे, उनके भाई और उनकी भाभी, पूरा परिवार जो था वो उनका उस फ्लू की भेंट चढ़ गया था। तो इस तरह से वो बहुत अधिक अंदर से दुखी व्यक्ति थे। और दूसरी तरफ साहित्यिक मोर्चे पर भी जो लेखन था उनका, उसमें भी उन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। अर्थात उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी हैं, उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन भी किया है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, अर्थात उनकी रचनाएं जो है वो उसमें किसी एक ही विषय को लेकर नहीं लिखा है उन्होंने। उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में कई सारे विषय जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक तरफ क्रांति भी मिलती है और दूसरी तरफ प्रेम की कविताएं भी मिलती हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। उस समय जब ये कविताएं लिख रहे थे तो उस समय हमारे देश में हमको पता है कि अंग्रेजों का शासन था। तो उनके द्वारा जो शोषित और उपेक्षित लोग थे, उनके प्रति उनकी कविताओं में सहानुभूति मिलती है। और जो शोषक वर्ग है, अर्थात जो अंग्रेजी शासन था, उसके प्रति उनके जो कविताएं हैं उनमें प्रतिकार का भाव भी है और गुस्से का भाव भी है। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो इस तरह से ये कविता का भावार्थ एक तरह से यहाँ पर लिखा था जो हमने पढ़ा है। इसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे। कविता है उत्साह। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है, बादल जो है वो कविता का निराला का प्रिय विषय है।
बादलों पर उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं। इसमें वो बादलों का आह्वान करते हैं, बादल गरजो। बादलों से कहते हैं कि गरजो। गरजने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि गरजने से मन में उत्साह पैदा होता है, और बरसना जो है बादलों का, वो शांति का प्रतीक है। लेकिन निराला जो है वो शांति नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं कि लोगों के मन में उत्साह पैदा हो और वो क्रांति के लिए तैयार हो जाएं, क्रांति के लिए उनके मन में जागृति पैदा हो। जो विदेशी सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने के लिए उनके मन में उत्साह और गुस्सा पैदा हो। इसलिए वो बादलों से आह्वान करते हैं कि बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। वो कहते हैं कि गगन अर्थात आकाश, चारों तरफ से आकर और आकाश को घेर लो। धाराधर अर्थात बादलों, वो बादलों चारों तरफ से आकर आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित का अर्थ है सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, घुंघराले बालों की तरह, काले काले घुंघराले बालों की तरह बादल। बाल कल्पना कैसे पाले। जिस तरह से बच्चे जो हैं वो कल्पनाएं करते हैं, बच्चों की कल्पनाएं कैसी होती हैं? सुंदर होती हैं, मधुर होती हैं, मनोहारी होती हैं और पल पल पर बदलती हैं। उसी तरह से उन्होंने बादलों में कल्पना की है कि बच्चों की कल्पनाओं के से बादल हैं, सुंदर हैं, मनोहर हैं और पल पल में उनका रूप जो है वो बदल रहा है। विद्युत छवि उर्मे कभी नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। इस पंक्ति में उन्होंने जो उनके समकालीन कवि हैं, उनके समय के जो कवि हैं, उनका आह्वान किया है विद्युत छवि उर्मे। जिस तरह से बादलों में बिजली की कड़क छिपी होती है, बिजली कड़कती है ना, बादलों में छिपी हुई बिजली जो है वो कड़कती है, तो लोगों के मन में उत्साह भर जाता है। कुछ लोगों के मन में उत्साह भरता है और कुछ लोग जो हैं वो भयभीत हो जाते हैं। तो कवि क्या चाहता है कि कवि जो हैं, उनके जो समकालीन कवि हैं, उनके समय के जो कवि हैं, वो इस तरह की कविता लिखें जो अपने हृदय में वज्र छिपाए हुए हो, है ना, बिजली की कड़क जो है वो उस कविता में छिपी हो। उसका भाव जो है कविता का वो ऐसा हो जो लोगों के मन में उत्साह पैदा करे। तो उस कविता से क्या होगा? जो भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, उनके मन में क्रांति के प्रति उत्साह पैदा होगा, क्रांति के प्रति चेतना पैदा होगी, और जो सत्ता है, विदेशी सत्ता है, उसके मन में भय पैदा होगा। तो भयभीत होंगे वो और लोगों के मन में उत्साह होगा, है ना। तो क्रांति के लिए उचित माहौल जो है वो बन सकेगा। नूतन कविता फिर भर दो। ऐसी नई कविता जो है, नई कविता की रचना करो जिससे लोगों के मन में उत्साह पैदा हो। बादल गरजो। फिर वो बादलों से आह्वान करते हैं, बादल गरजो अर्थात लोगों के मन में उत्साह भरो, उत्साह पैदा करो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। बिकल का अर्थ है व्याकुल, उन्मन अर्थात अनमने। विश्व के निदाग के सकल जन। विश्व के संसार के लोग जो थे, संसार के सभी लोग जो थे, वो गर्मी से बहुत अधिक, निदाग का अर्थ है गर्मी, गर्मी से बहुत अधिक जब परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, अनमने होते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। उसी समय अज्ञात दिशाओं से बादल जो है वो चले आते हैं और आकाश पर आकर छा जाते हैं। तो क्या होता है? लोगों के मन में एक उम्मीद जगती है कि अब बादल आएंगे और बरसेंगे। तो उससे क्या होगा? जो तपती हुई पृथ्वी है, जलती हुई जो धरा है ना, सब कुछ सूख जाता है गर्मी में। तो उन सभी को नव जीवन मिलेगा, नया जीवन मिलेगा उन सबको। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त का अर्थ है जलती हुई जो धरती है, उसको जब बादल बरसते हैं तो शीतल हो जाती है, पृथ्वी जो है वो शीतल हो जाती है। और उनमें जो पेड़ पौधे सूख गए होते हैं, पृथ्वी के गर्भ में जो बीज पड़े होते हैं, वो उन सभी को नया जीवन मिलता है। सूखे हुए पेड़ पौधे भी फिर से हरे हो जाते हैं और जो बीज होते हैं वो पौधों के रूप में बाहर आ जाते हैं, अर्थात सृष्टि का चक्र चलता है। तो इस काम बादलों को जो है वो सृष्टि के चक्र जो है उसके नियामक के रूप में मान रहे हैं कभी, है ना। एक तो इसमें ये बादलों का आह्वान करते हैं, दूसरा जो है वो उसी रूप में क्रांति का आह्वान करते हैं कि जो भारत के लोग थे वो विदेशी सत्ता से बहुत अधिक व्याकुल और अनमने थे, परेशान थे।
है ना। तो जो क्रांति के बादल हैं, क्रांति के जो बादल घिर रहे थे, क्रांति की जो तैयारियां चल रही थी, उनसे क्या होगा, जो भारत भूमि है, भारत की जो धरती है, वो फिर से शीतल होगी। अर्थात जब क्रांति रूपी बादल बरसेंगे तो क्या होगा, विदेशी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे और उससे क्या होगा, स्वराज्य स्थापित होगा, गुलामी से मुक्ति मिलेगी और देश स्वतंत्र होगा, जिससे लोग भी शीतल होंगे, लोगों को भी शीतलता मिलेगी, अर्थात सुखी होंगे और संपूर्ण देश जो है वो संपूर्ण देश में स्वराज्य स्थापित हो सकेगा। दूसरी कविता है इनकी, यहाँ पर अट नहीं रही है। ये कविता जो है उन्होंने फागुन की सुंदरता को लेकर लिखी है। फागुन जो है वो बसंत ऋतु में है, बसंत ऋतु में फागुन का महीना जो है वो बसंत ऋतु में आता है। तो यहाँ पर उन्होंने फागुन की सुंदरता अर्थात बसंत ऋतु की सुंदरता को लेकर कविता लिखी है, उसे अपना विषय बनाया है। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात फागुन की जो सुंदरता है, फागुन की जो चमक है वो समा नहीं पा रही है। इतनी अधिक सुंदरता है कि फैली जा रही है, समा ही नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अर्थात कभी कहता है कि बसंत जब सांस लेता है, क्या होता है, बसंत ऋतु में चारों तरफ नई नई कोपलें होती हैं, पतझड़ हो जाता है, उसके बाद में सभी वृक्ष जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो नए पत्ते धारण करते हैं, सभी में नए पत्ते आते हैं, चारों तरफ जो है वो फूल खिले होते हैं, नए नए फूल, तरह तरह के फूल खिले होते हैं। तो उनकी सुगंध जो है वो घरों में भर जाती है, घर जो है वो सुगंधों से भर जाते हैं। इसलिए कभी कहता है कि जब बसंत सांस लेता है तो घर घर भर जाते हैं, चारों तरफ उसकी सुगंध जो है वो नभ में फैली रहती है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कभी जो है फागुन की सुंदरता से आँख हटाना चाहता है तो हट नहीं पा रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी हुई जो डालियाँ हैं वो नए नए पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं हरे हरे पत्ते हैं, कहीं लाल लाल फूल हैं, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। पुष्प जो है वो ऐसे लग रहे हैं मानो गले में सुगंधित माला जो है वो मंद अर्थात धीमी धीमी गंध वाली माला जो है वो पड़ी हुई है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी जितना अधिक समाने की वो अपने मन में कोशिश करता है जो फागुन की सुंदरता है उसको, शोभा अर्थात सुंदरता को, लेकिन वो समा नहीं पा रही है, बिखरी जा रही है फागुन की सुंदरता। कभी जो है वो फागुन की सुंदरता से इतना अधिक प्रभावित है। तो इस तरह से ये कविता अट नहीं रही है, इसका भाव मैंने आपको समझाया है। थैंक यू।